नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और औरैया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 75वें अमृत महोत्सव को लेकर मेरा माटी मेरा देश अब कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 9 से 30 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया है। वहीं नगर पालिका इंटर कॉलेज में जिले के अधिकारियों ने मटके में एक एक मुट्ठी मिट्टी डालकर देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ ली है। यहाँ पर प्रतिज्ञा ली जाएगी, पंचप्रण की प्रतिज्ञा होगी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और इस बार हमारा देश 77 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम पिछले 1 वर्ष से मना रहे हैं। तो इसी के तहत, इस अभियान के तहत हम 13 से 15 अगस्त में हर घर झंडा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी हरदोई ने सदर तहसील के डही कुइया में सांगवान पोल्ट्री फार्म को बंद कराए जाने की मांग को लेकर हरदोई कांग्रेस कार्यालय से जिंदनी पीर चौराहे तक ताली बजाकर विरोध मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने कहा कि जिला प्रशासन और स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण सांगवान पोल्ट्री फार्म मनमानी पर उतारू है। ऐसी क्या मजबूरी है कि 2 दर्जनों गाँव की लगभग 50,000 आबादी मक्खियों के प्रकोप से त्रस्त है। कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन का आज हमारा तीसरा दिन है। डही कुइया स्थित जो सांगवान पोल्ट्री फार्म है, इसकी वजह से लगभग 50,000 की आबादी और 2 दर्जन से ज़्यादा गांव मक्खियों के प्रकोप से प्रभावित हैं और उन पर ये गूंगी बहरी सरकार और उसका ये उदासीन और लापरवाह प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है उस समस्या पर। लोगों का वहाँ जीना दूभर है, जीवन यापन करना मुश्किल है। ना स्कूलों में बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना मिड डे मील खा पा रहे हैं, ना प्रतिष्ठान जो व्यापारिक प्रतिष्ठान जो मिठाइयाँ बनाते हैं या खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ना उनकी दुकानदारी चल पा रही है। उससे ज़्यादा दुर्भाग्य ये है कि वहाँ कोई सांसद और विधायक, डीएम, कलेक्टर और कप्तान, कोई वहाँ जनता चौपाल मक्खियों के डर से नहीं लगा पा रहा है। अमरोहा के थाना गजौला क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक महिला ने एक मासूम को एक नर्सिंग होम में जन्म दिया। इलाज के पैसे न होने पर अस्पताल के संचालक ने उस महिला के नवजात बच्चे को किसी दूसरे दंपति को बेच दिया। मामला उजागर होने पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल ने पूरे मामले में टीम बनाकर जाँच कराने की बात कही है। में एक निजी नर्सिंग होम में जो है एक बच्चे को, मतलब बिन ब्याही बच्चे का ऑपरेट किया गया। उसमें जो है कुछ मामला संज्ञान में आया कि बच्चे को सौदा भी कराया गया। क्या मामला सर पूरा, इसमें क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था, लेकिन उसमें नर्सिंग होम का नाम नहीं दिया हुआ था। इशू उठा गया था अखबार में कि इस तरह से कुछ हुआ है, लेकिन अखबार का नाम नहीं दिया हुआ था उसमें। अभी मेरे पास भी खबर आएगी इस तरह की कि अखबार का नाम क्या था या कुछ इस तरह का कोई शिकायत आएगी तो उस नर्सिंग होम की जांच करा के कि वो रजिस्टर्ड है नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं तो उसमें उसको देखा जाए क्या है, रजिस्टर्ड है तो फिर उसके खिलाफ। सुल्तानपुर में बीते दिनों अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या के मामले में संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने से अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। 3 दिनों बाद भी मामले में कार्यवाही नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हमारे प्रिय युवा अधिवक्ता आज़ाद अहमद की नृशंस हत्या दिनांक 6/8/23 को कुछ अराजक तत्वों द्वारा की गई है, जिसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। हमारे यहाँ कल एक मीटिंग जनरल बॉडी की बुलाई गई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कुछ मुख्य प्रस्ताव ये है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और मृतक अधिवक्ता के आश्रितों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कलेक्ट्रेट में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कई अधिवक्तागण आए थे और उन्होंने यहाँ एक मैटर में ज्ञापन दिया है। मैटर ये था कि 6 तारीख को हमारे यहाँ एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते थे उनका मर्डर हो गया था और उससे संबंधित उन्होंने कुछ मांग मांग पत्र एक दिया है जो शासन भी भिजवाना है और जिला स्तर पर भी वो चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई हो जाए, जिसमें वो चाह रहे हैं कि जो मेन अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द हो जाए। जो अधिवक्ता हैं उनके परिवार जो है उनकी कुछ मदद हो जाए, आर्थिक सहायता हो जाए। इसके अलावा जो उनके यहाँ अगर कोई ग्राम समाज की संपत्ति है जिसमें हिस्ट्रीशीटर ने कब्जा किया हुआ है तो वहाँ पे जांच होते हुए आगे कार्रवाई की जाए। तो सभी मांगे जो हैं उनकी सुन ली गई हैं और सब पे पूरा हम लोगों ने कार्रवाई के लिए आगे निर्देशित भी कर दिया है और जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है उसको हम लोग आगे भिजवा देंगे।
कानपुर में बिजली आपूर्ति कंपनी केस्को में हुए 1.68 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल, स्वाट और सर्विलांस टीम ने कर दिया है। बता दें कि घोटाला करने में छात्रों ने पेमेंट गेटवे के URL में बदलाव करके पैसे ट्रांसफर किए। वहीं साइबर सेल ने मामले की जांच में एक तार को जोड़ते हुए ठगी के पूरे नेटवर्क को तोड़ते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल की टीम ने अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए करीब 90 लाख रुपए की बरामदी भी कर ली है। सभी अवगत है, केस्को द्वारा थाना ग्वालटोली में एक 409 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो केस्को का ICICI बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे मेंटेन किया जाता है और केस्को की वेबसाइट पे जाके जो उपभोक्ता अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं, उसके रिकन्सिलिएशन में केस्को को कुछ धनराशि अप्राप्त होने की शिकायत मिली थी। ICICI बैंक का ये पेमेंट गेटवे था, तो मूल रूप से जो मुकदमा ग्वालटोली थाने में लिखा गया था वो ICICI बैंक के विरुद्ध लिखा गया था, उनके प्रबंधकों के विरुद्ध लिखा गया था। ICICI बैंक द्वारा जो पेमेंट गेटवे से धनराशि किस अकाउंट में गई, इसके बारे में जानकारी करके जिन अकाउंट्स में ये धनराशि गई थी उन अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के अध्यक्ष अनुज गुप्ता एडवोकेट के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और आजमगढ़ में चिल्ड्रेन गर्ल्स स्कूल में 11वीं की छात्रा की आत्महत्या की घटना को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा, जिसमें घटना की CBI जाँच की मांग की गई। छात्रा की आत्महत्या में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। हम सभी लोग अभिभावक हैं और मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ स्कूल के सदस्य भी हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आजमगढ़ की 11वीं क्लास की श्रेया तिवारी ने अपने स्कूल की 3री मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी और ये बताया जाता है कि इसकी वजह जो थी एक स्कूल में एक कीपैड मोबाइल लाने का उसकी वजह थी। स्कूल प्रशासन द्वारा जो भी कदम उठाए गए इस बच्ची के लिए वो सारे ही कदम गलत थे। उसको न्याय देने के लिए या उसकी जान बचाने के लिए किसी तरीके का कोई स्कूल द्वारा कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बड़ा ही ऐसा क्या कहना चाहिए कि मानवता जो है वो चूर चूर हो गए स्कूल के अंदर। उस बच्ची ने मतलब उसके साथ आप देखिए ना कि अगर मोबाइल लाई थी उसे क्लास ले जाके बेइज्जत करा गया, उसको प्रिंसिपल के कमरे में खड़ा करा गया, प्रिंसिपल कमरे के बाहर खड़ा करा गया उसे, और बहुत सारी अलग अलग माध्यम से बातें सुनने में आ रही हैं जो उसके माता पिता उसकी क्लास की बच्चियाँ बता रही हैं कि उसकी ऐसी कोई गलती नहीं थी जितना स्कूल वालों ने उसके प्रति। कानपुर पुलिस के गलत आचरण और व्यवहार के कारण शहर का माहौल खराब होने से बच गया। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोग अपनी दुकानों को बंद कर सड़क पर उतर आए। पुलिस के आलाधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर यथास्थिति को कंट्रोल किया। जानकारी के मुताबिक बेगनगंज थाना क्षेत्र में दरोगा ने एक हाफिज के साथ बदसलूकी कर दी। पुलिस पर आरोप है कि हाफिज के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी जानकारी होने पर स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा दिखा। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। किसी अनहोनी की आशंका के चलते दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। ट्रैफिक का इशू तो हर जगह चल रहा है, यहाँ पे भी था। वो पढ़ा करके निकले होंगे तो कुछ उन्होंने जो है थोड़ा सा मार वार दिया, जिसकी वजह से विवाद तो ज़्यादा हो गया। खैर उन्होंने उस पर सॉरी बोला और तत्काल जो है शासन ने कार्रवाई करी और जो वादा किया है वो उसको पूरा भी करेंगे और कोई किसी किस्म की ऐसी बात और किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। जो अमन और अमान भी कायम रखें और ये मौलाना साहब जिनके साथ ये मामला हुआ ये भी मौजूद थे। सारी चीज़ें हो गई हैं और जो जो वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। हाँ देखिए, थाना बेकनगंज में अभी एक मामला कुछ देर पहले प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगे थे कि बाज़ार की तरफ चौराहे पे जहाँ पे कुछ मारपीट की गई थी। जो हम लोगों ने जांच की तो पता चला कि ट्रैफिक का कुछ वहाँ पे इशू था, तो उसी को हटाने में कुछ विवाद हुआ था। बट चूँकि गंभीर आरोप है, चौराहे पर मारने का अधिकार नहीं है किसी को। अगर कोई बात होती तो उसमें चालान करना चाहिए था या थाने पर लाके विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसको हम लोगों ने संज्ञान पर लिया और इसमें जो भी कठोर कार्रवाई होगी की। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश के चलते एक समुदाय के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। एक पथ पर तमंचे से फायरिंग करने का भी आरोप है। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति को छर्रे लगे हैं। बवाल की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, आज सुबह थाना करारी के एक ही समुदाय के 2 पक्षों के मध्य पुराने विवाद को लेकर के मारपीट एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी।
मौके पर तत्काल क्षेत्राधिकारी समेत पर्याप्त पुलिस बल मौके पर गया था। वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग उसमें घायल हैं, जिनमें एक को छोड़ करके शेष को मामूली चोटें हैं। इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व से ही दोनों पक्ष के लोग बाउंड डाउन हैं, पाबंद हैं। उनकी जो पाबंदी की धनराशि है वो उनसे वसूल की जाएगी। तो क्या किसी को गोली लगी है? एक व्यक्ति को छर्रे जैसा एक छोटी सी चोट है। अभी मेडिकल रिपोर्ट में आएगा कि वो ईंट की चोट है या फिर फायर आर्म इंजरी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में नाबालिग लड़कियों और युवतियों की तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोखराज थाना क्षेत्र के बालकमऊ गांव का है, जहां की नाबालिग किशोरी को गांव के ही एक महिला मजदूरी कराने के बहाने से ले गई और उसको राजस्थान में ले जाकर 3 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं राजस्थान में एक घर में रह रही किशोरी ने उस घर की महिला की बात अपनी मां से कराई, जिसके बाद महिला किशोरी के साथ उसके गांव आ गई और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बेचने वाली महिला की खोज शुरू कर दी है। कौन? ये विष्णु नाम का हमारे गांव का। हाँ। वो शादी करा रहा, तो 2-3 भैयारवानी ऐसी देखी कि कोई पिट रही है, कोई दारूबाज को दे दी, कोई बुड्ढे को दे दी है। तो मैंने सोची कि कोई बात ऐसी हो तो मैं करके देख लूँगा। 18 साल का मेरा बच्चा, कोई 7 लाख बच्चा नहीं हुआ अभी, तो इसीलिए मैंने ये मूड भिजो के नहीं, तुम 12 रुपये से कर्जा लिया, मेरा आदमी भी नहीं है, 12 साल हुई आदमी को मरे। कर्जा लेकर नहीं मैंने देखी तो उसने बोला कि ये लड़की है। लड़की बताई, लड़की की कही कि ना इसके माँ ना इसके पापा, कोई नहीं आना आता, ये सड़क पर काम करती है। लड़की को पता ले, वो लड़की जब गए काजल हमारी बिटिया कहाँ है? कितने दिन से आपकी बिटिया नहीं लापता? कितने दिन से थी बिटिया आपकी? हमारे 4था महीना पर है। 4था महीना। मुकदमा पुलिस को सूचना दी हो? हाँ, मुकदमा डाल के मुकदमा डाल देना है। तो भी पुलिस बोलते हैं के साथ, तो पुलिस भी बोले रहे हैं कि काका लड़की तो भी है। ये हमारे गांव के एक काजल नाम की लड़की थी, उनको काम के बहाने घरवारी बुला लेगी पेठा के लिए, कह रही चलो पेठा बनाना है। तो हमको ठीक है चलो, तो वहाँ 1 महीने काम करे, फिर वापस आ गए एक दिन, ये 1-2-3 दिन के लिए आ गए थे। तो फिर कह रहे पैसे नहीं दिए, हम चले आए। तो फिर दोबारा कह रहे पैसे के लिए बोल रहे हैं कि चलो पैसा ले आए। तो हमारी मम्मी जाने के लिए मना कर रहे थे, मगर हम कहो हमारे पैसे पर हम जा रहे हैं। तो उनको जबरदस्ती कहे चल ले आने, ब्याज को भी न कहे कि हमको पैसे नहीं दिए। फिर साथ में चली गई, तो वो पैसे वाला कह रहे मैं पैसा आज न दूँ, कल सुबह दे। तू कह रहे चल अच्छा पैसा नहीं दे रहा है, चल मेरे मामा यहाँ घूमने। वो मामा के यहाँ ले गई लड़की अपनी। अब मैं नहीं जानू कौन मामा है, वो अपने घर सब चीज़ में बता सकती हूँ। जहाँ ले गई मुझको छोड़ने, वो छोड़ के लड़की रात में वो भाग जाई और मुझको जिसके घर पे छोड़ गई, वो मुझको रात में मेरे साथ इज्जत करे, मुझको खूब मारे हैं और धमकाए हैं और मुझको ऐसे ऐसे करके लेके राजस्थान में उनको भेज। मैनपुरी में एक निजी अखबार के पत्रकार राजीव यादव को उनके ही पिता विजयपाल सिंह यादव ने गोली मार दी। गोली लगने से पत्रकार राजीव गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने राजीव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने घायल राजीव को सैफई पीजीआई रेफर कर दिया। ये सुबह की बात है, सुबह 9 बजे की लगभग थाना औछा के कस्बा औछा में एक पिता ने अपने बेटे को अपने लाइसेंसी राइफल से गोली मारी है। गोली गर्दन के नीचे लगी है, गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया है। आरोपी जो पिता है उसको मैं राइफल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पाया गया कि इनका अपना कुछ घरेलू विवाद था, एक रास्ते का विवाद था। वो अपने बेटे से बार बार कहते थे कि वो रास्ता की जगह दे दे, उसको लेके इनका विवाद हुआ। आज दोनों में झगड़ा हुआ, फिर इसने अपने लाइसेंसी राइफल से उस पर गोली चलाई है जो गर्दन के नीचे लगी। राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान अराजनैतिक के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में गन्ना संस्थान का घेराव किया और कई सूत्री मांगों को लेकर अड़े रहे। साथ ही बिजनौर जनपद के नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि, भिलाई शुगर मिल का भुगतान और बिजनौर जनपद में गुलदार की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी न होने पर 25 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत करने की बात कही। वहीं किसानों का कहना है कि साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारी शुगर मिल नजीबाबाद रोड की क्षमता वृद्धि की घोषणा की थी। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे।
राजधानी लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के पदाधिकारी कूच कर चुके हैं तमाम मांगों को लेकर। अगर बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह समेत आशु चौधरी समेत तमाम बुजुर्ग समेत युवा किसान यहां मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के ये तमाम किसान हैं। इनकी तमाम मांगों को लेकर आज कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की आंख पर कहीं ना कहीं खोलने और अपनी जो आंख है वो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं की तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। युवा अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं आप यहाँ? आज यहाँ बिजनौर जनपद के किसान आए हैं। यहाँ जो हमारी लखनऊ की टीम है वो सहयोग कर रही है लगातार। यहाँ बिजनौर के किसान आए हैं, जो संख्या है ये सब बिजनौर के किसानों की है। और ये बिजनौर जनपद में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक घोषणा करके आए थे कि नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि करेंगे। 2017 से आज तक उसकी क्षमता वृद्धि नहीं हुई, इसलिए वो वायदा याद दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। और बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के द्वारा जिस तरह से भुगतान किसानों का नहीं किया जा रहा, तो बिजनौर के किसानों ने निर्णय लिया कि हम बजाज शुगर मिल को गन्ना नहीं देना चाहते। वहाँ 9 शुगर मिलें हैं, एक बजाज की है। 8 शुगर मिलों का पेमेंट हो चुका है, लेकिन एक शुगर मिल वहाँ भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार दावा कर रही है कि किसानों का जो गन्ने का मूल्य है जो किसान देते हैं कहीं ना कहीं मिलों पर, वो समय से भुगतान किया जा रहा है और किसानों की मित्र सरकार है। नहीं, 8 वहाँ 9 शुगर मिले हैं, 8 ने भुगतान कर दिया, एक शुगर मिल भुगतान नहीं कर रही। और पिछले 10-15 वर्षों से यही हालात उस शुगर मिल की है। तो उस शुगर मिल के खिलाफ किसानों ने निर्णय लिया है कि या तो इसके भी पेंच टाइट करके आप कोई निर्णय लो सरकार, और नई निर्णय लेते तो हम उसको गन्ना देने के लिए तैयार नहीं है। आज बड़ी संख्या में बिजनौर से और साथ साथ प्रदेश के तमाम इलाकों से किसान आए हैं। तमाम आपके राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आए हैं। आगे का क्या रुख रहेगा? देखिए, आगे का रुख ये आंदोलन करने के लिए यहाँ आए हैं। 25 सितंबर को यहाँ प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। अगर इस धरना प्रदर्शन को हमको 25 सितंबर तक चलाना पड़ा तो हम 25 तक चलाएंगे। बिजनौर के किसान प्रतिबद्ध इस बात के लिए होकर आए हैं कि या तो हमारी बात सुनी जाए, और नहीं सुनी जाएगी तो हम यहाँ धरनारत रहेंगे। अब तक कोई जिम्मेदार आके आपसे मिला, कोई आश्वासन के आपको मिला अभी तक? नहीं, अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में है अधिकारी, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ठोस जवाब देने की स्थिति में अधिकारी नहीं है। तो शासन में बात कर रहे होंगे, चूंकि ये बजट का मामला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाएगी, और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा अधिकारी वही बता पाएंगे। विधानसभा चल रही है, क्या आप चाहेंगे कि आप लोग के मुद्दे को सदन के पटल पे रखा जाए? कल विधानसभा का कहीं ना कहीं देखें तो 11 तक विधानसभा चलेगी, कल आज उठा नहीं है, कल चाहेंगे कि विधानसभा में भी आपको समस्या को उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल उठनी चाहिए विधानसभा में भी समस्या, और विधानसभा से ही ये होना है, क्योंकि क्षमता वृद्धि का मामला है तो ये विधानसभा से ही होना है, उठना चाहिए। इसीलिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसीलिए आज इतनी संख्या में 450 किलोमीटर किसान चल के केवल एक जनपद बिजनौर के किसान अपनी एक समस्या को लेकर आए हैं। सरकार ने सुझाव दिया था बाढ़ और सूखा को लेकर चर्चा किया जाए सदन में, पक्ष और विपक्ष। क्या आप मानते हैं किसानों के जो गन्ना के भुगतान हो या तमाम योजनाओं में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको लेकर भी सरकार से और विपक्ष के बीच में बातचीत होनी चाहिए, कि उचित रास्ता भी तय करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बाढ़ पे भी चर्चा होनी चाहिए, किसानों की फसलों के दाम पे भी चर्चा होनी चाहिए, और किसानों का उत्थान किस तरह से हो सकता है उसके लिए सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ तमाम देख रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के पदाधिकारी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो गन्ना किसानों से लिया जाता है मिलों को कहीं ना कहीं चलाने के लिए, उसमें जो लंबे समय से भुगतान नहीं मिला है वो जल्द से जल्द भुगतान करें। और इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो प्रदेश भर के किसान एकत्रित होकर अपना एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। भारतीय केसरिया वाहिनी ने राजधानी लखनऊ में भगवा क्रांति दिवस मनाया। बता दें कि हर साल भारतीय केसरिया वाहिनी 9 अगस्त को भगवा क्रांति दिवस के रूप में मनाती है। इस उपलक्ष्य में भारतीय केसरिया वाहिनी ने एक जन जागरण यात्रा निकाली और इस यात्रा में भगवा और जय श्री राम की जय जय जयकार लगाई। इस दौरान भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि हर घर भगवा ध्वज को फहराना है। वहीं इस पूरे आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वृंदावन के मंडलेश्वर सच्चिदानंद ने बताया कि यह यात्रा अब मथुरा और वृंदावन तक भी पहुंचेगी और हर एक हिंदू व्यक्ति को इस यात्रा से जुड़ना चाहिए। 9 अगस्त भगवा क्रांति दिवस के रूप में भारतीय केसरिया वाहिनी विगत कई वर्षों से मनाती आ रही है। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक भगवा संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया है।
और कार्यालय में भगवा ध्वज का पूजा हुआ, जहाँ पे महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी ने और गुरुकुल के बच्चों ने इसको पूजा करके किया। और आज से हर घर भगवा ध्वज लगाने का संकल्प चालू होता है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भारतवर्ष के तमाम जगह पे ये यात्रा जाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी कि आप हिंदू हैं तो अपने घर में भगवा ध्वज को जरूर स्थापित करें। केसरिया वाहिनी का बहुत अच्छी पहल है, ये समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातनियों के लिए। जिस प्रकार से आज भारतीय केसरिया वाहिनी ने मनुष्य श्रीवास्तव जी ने इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रारंभ किया है, ये पूरे देश में जाना चाहिए। हर सनातनी घर पर भगवा लहराना चाहिए और इस यात्रा को शीघ्र ही मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद, बरेली कई जगहों पर हमने अभी चर्चा करी है और शीघ्र अगले माह में कई जगह ये यात्रा आपकी प्रारंभ होगी और सब जगह चलेगी। पूरे देश में हर घर पे भगवा लगेगा। जिस तरीके से देखा है कि हरियाणा के नूह में हिंसा हुई, उसको लेकर हिंदू समाज जो है किस तरीके से आगे की इन यात्राओं पर ध्यान रखेगा कि किसी भी समाज या फिर किसी भी समुदाय में कोई भेदभाव न हो और इस तरीके की जनघटना न होने पाए। देखिए, हिंदू कभी भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता। जो भी आज तक देखा गया, पूरा इतिहास गवाह है, कहीं पर भी कोई दंगे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई भी छिड़खानी हुई है, जो हरकतें हुई हैं, पत्थरबाजी जो करते हैं, कभी किसी उनकी जब यात्रा निकलती है वो अपना कोई जुलूस निकालते हैं, किसी हिंदू सनातनी ने आज तक एक कंकड़ भी नहीं फेंका होगा। लेकिन जब हिंदू धर्म अपनी आस्था का विषय आता है, हिंदू धर्म कोई भी अपनी यात्रा निकालता है तो ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। और आज इन्होंने नूह के अंदर जो किया, मेरा सोमवार को वहाँ कार्यक्रम था जलसे करने का, हमने स्थगित किया है क्योंकि जो हम चाहते थे वहाँ की सरकार ने किया। हमारे प्रदेश का, हमारे बाबा का बुलडोजर वहाँ पहुँच चुका है, वहाँ बुलडोजर अपना गरज रहा है, वो गरजता रहेगा। और अंतिम सप्ताह का जो अंतिम सोमवार आएगा सावन का, उस दिन हम लोग जलाभिषेक भी नूह में करेंगे जाकर। और नूह का जो हादसा है वो पूरे देश की सनातनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्किल कैपिटल बनाने के लिए स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिससे देश के युवाओं के बीच स्वरोजगार के अवसर सृजन किया जा सके। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के निजी होटल में अपैरल सेक्टर स्किल काउंसलिंग की तरफ से डॉक्टर अदिति यादव और विपुल बहाल की अगुवाई में सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध चिकन और जारी के उद्यमियों सम्मिलित हुए। साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में बेहतरी लाते हुए कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़े, इसको लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए डॉक्टर अदिति यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अदिति यादव है एंड मैं अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम बेसिकली जो स्किल मंत्रालय है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन और सेमिनार देने के लिए आए हैं। लखनऊ के जितने भी स्टोर ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उनको एक कोर्स फैशन कंसल्टेंट, उसके लिए उनको ये समझाना है कि वो कितना बेनिफिशियल है उनके स्टोर के लिए, उनकी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए। एंड बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको ये कैसे समझाया जाए कि कौन सा फैब्रिक लेना है, क्यों लेना है, उन पे क्या अच्छा लगता है। तो बेसिकली वो कोर्स का इंट्रोडक्शन हम इस सेमिनार में देना चाहते हैं। एंड जो ब्रांड्स हैं, हमारे ब्रांड्स को ये बेनिफिट होगा कि उनको जो अपना वर्क फोर्स है उसके लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज हम जो ट्रेनिंग देंगे और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा और जो वर्क फोर्स होगा वो उनको एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर होगा उसके थ्रू मिल पाएगा। हमारे यहाँ पे बहुत से CSR प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर है, जैसे कि हम कई अलग स्कीम्स में भी कर रहे हैं, PMKVY, DDUGKY, NAPS। तो उसी तरीके से हम कोर्सेज भी बनाते हैं अलग अलग और ट्रेनिंग्स भी देते हैं पैन इंडिया। तो लखनऊ क्योंकि एक आप शहर लगा सकते हैं जहाँ पे चिकनकारी जो बहुत फेमस वर्क है, तो हम यहाँ पे इस कोर्स के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे नीड्स क्या है, किस हिसाब की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों का यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी शहर में जा रहे हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर शहर का होता है कि भाई यहाँ पे साड़ी, यहाँ सूट, तो वो बेसिकली कस्टमाइज कोर्स करेंगे हम पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये कोर्स हमने स्पेसिफिकली बनाया है 25 डेज़ का, 25 दिन का। तो 25 दिन में हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनका असेसमेंट भी लेंगे और प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे। तो जितने भी ब्रांड्स हैं हम कोशिश ये करेंगे कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर जाए, तो जब बच्चा ट्रेन होके निकलेगा तो उसको प्लेसमेंट की भी स्ट्रेस नहीं।
स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना लाइसेंस के संचालित अस्पताल की जांच करने के लिए शहीद नगर स्थित नया सवेरा अस्पताल में पहुंची, जहां जांच पड़ताल करने पर पता चला कि यह अस्पताल सालों से बिना लाइसेंस के संचालित है। इतना ही नहीं, यहां जांच करने आए एसएमओ ने बताया कि अस्पताल के पास अग्निशमन एनओसी है, जबकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी टीके सिंह का कहना है कि नया सवेरा हॉस्पिटल ने एनओसी के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। ऐसे में साफ है कि यहाँ किस तरह की लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और खुलेआम मानकों की अनदेखी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों में दिन प्रतिदिन लापरवाही बढ़ती जा रही है। कभी अस्पताल बिना फायर एनओसी के पाए जाते हैं, कभी बिना लाइसेंस के, तो कई बार अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाइयों या अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी भारी कमी पाई जाती है। इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए जब स्वास्थ्य विभाग की टीम इन अस्पतालों पर जाके छापेमारी करती है, तो जांच में पकड़े जाने पर उन्हें व्यवस्थाएं बनाने का समय दिया जाता है, लेकिन उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। इसी का नतीजा है कि कुछ अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला शहीद नगर स्थित नया सवेरा हॉस्पिटल का सामने आया है। इस अस्पताल का संचालन सालों से निरंतर जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल के पास स्वास्थ्य विभाग का लाइसेंस ही नहीं है। बता दें कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में जांच करने पहुंची तो जांच में लाइसेंस नहीं मिला, साथ ही और भी कमियां पाई गई, जिसके बाद टीम ने उन्हें लाइसेंस कराने की सलाह देकर छोड़ दिया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ये अस्पताल खुलेआम स्वास्थ्य विभाग को चुनौती देते रहेंगे? कब तक खुलेआम अनियमितता बरतने वाले और नियमों को चुनौती देने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्योंकि बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पताल पर कार्रवाई करने की जगह सलाह देकर छोड़ देना यह स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। नया सवेरा अस्पताल या उसके जैसे कई अस्पताल शहीद नगर आवासीय योजना के लिए बनाए गए भूखंडों में संचालित हैं। इनके आईसीयू और स्वास्थ्य सेवाओं को देखकर लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर स्वास्थ्य विभाग को यह अस्पताल चुनौती दे रहा है और इन अस्पतालों की लापरवाही को विभाग बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ कोई गंभीर मरीज भर्ती है, इसके बावजूद जब यहाँ आईसीयू बनाने की जगह नहीं मिली, तब फाइबर की दीवार बनाकर आईसीयू बनाकर काम चलाया जा रहा है और मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं नया सवेरा अस्पताल में जांच करने गए अधिकारी का कहना है कि अस्पताल के पास स्वास्थ्य विभाग का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए उन्हें कल तक का समय दिया गया है और मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल के पास फायर एनओसी है। यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है और डॉक्टर साहब हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। कुछ मरीज भलते मिले हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, चूँकि तो हमने इनको कल तक का टाइम दिया, कल शाम तक का, ये रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी है। सर काफ़ी छोटा एरिया है, लगभग 35 गज का भूखंड है जी। और आईसीयू भी इन लोगों ने एक केबिन में बना रखा है, फाइबर की दीवारें उठाकर, तो इस पर सब क्या कुछ तो जो मानक है उनके हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, अगर नहीं होता है तो इसको बंद कराना पड़ेगा। सर मानक के खिलाफ है पूरा, पहले रजिस्ट्रेशन आखिर कैसे हो गया, क्या वजह रही? पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसका, पहले नहीं, ऐसे ही चल रहा है पहले। हाँ, ये पहले क्या नाम है, अभी नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। अच्छा, नया रजिस्ट्रेशन है सर। क्या एनओसी सबकी है इनके पास? एनओसी है। अच्छा, फायर वगैरह? हाँ, फायर की है। जबकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह का कहना है कि नया सवेरा हॉस्पिटल ने हमें कभी आवेदन ही नहीं किया। अग्निशमन विभाग किसी भी हॉस्पिटल संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत नहीं करता है, न तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। लाइसेंस निर्गत करने से पहले संबंधित जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तमाम विभागों का रिपोर्ट लेती है, जिसमें अग्निशमन विभाग से भी आख्या लेती है। जो हमारे यहाँ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उनकी एनओसी हमारे यहाँ से निरीक्षण किया जाता है और उसमें अगर कोई मानक के अनुसार कोई कमी नहीं है तो एनओसी निर्गत कर दी जाती है, या उसमें कोई कमी होती है तो उनको रिटर्न में लिखित रूप में अवगत कराया जाता है और कमियों के निस्तारण के बाद अगर पुनः अप्लाई करते हैं तो फिर उनका एनओसी निर्गत की जाती है और हमारे विभाग में एक समय सीमा है, उसके अंदर 100% सबका निस्तारण कर दिया जाता है। काफ़ी लंबे समय से नया सवेरा हॉस्पिटल, मैरीगोल्ड हॉस्पिटल संचालित है, क्या इनके पास फायर की एनओसी है? नहीं, दोनों नाम आपने जो बताया है ये इसको हमारे यहाँ पोर्टल पे इनके द्वारा कभी आवेदन नहीं किया गया अभी तक और इन्होंने अभी अप्लाई एनओसी के लिए नहीं किया है। जब अप्लाई करेंगे तो अग्निशमन विभाग द्वारा इनका निरीक्षण करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी, एनओसी होने लायक होगी तो निर्गत की जाएगी, यदि कमियाँ होगी तो उनको अवगत कराया जाएगा।
इन सभी कमियों के बाद ये साफ होता है कि नया सवेरा हॉस्पिटल सालों से बिना लाइसेंस के चल रहा है, लेकिन अस्पताल पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के 81वीं वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस कमेटी आगरा ने दीवानी चौराहे पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने की। इस दौरान सभी कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बैठक से पहले भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।